हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बोलते हैं, की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। तो जैसा कि यूनिट 1 में डीसी सर्किट को हम लोगों ने डील किया था, तो उसी तरीके से अब हम लोग यूनिट 2 में एसी सर्किट को डील करेंगे। तो सबसे पहला है कि डेरिवेशन ऑफ एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडली वेरिंग एसी वोल्टेज। देखिए, क्योंकि हम लोग एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, यानी कि एसी वोल्टेज और करंट होगा। और एसी से एक बात आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए कि एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि जो चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, कांस्टेंट वैल्यू ना हो, जिसकी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। और क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एसी से मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा साइनसॉइडल, मतलब साइन के ग्राफ के जैसा। तो अब जनरल फॉर्मूला क्या है एवरेज का? तो अगर हम लोग देखें तो एवरेज का किसी भी अगर एक्स टी कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके एवरेज का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ वन साइकिल ऑफ एक्स टी अपॉन में टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड में, मतलब एक साइकिल में किसी भी फंक्शन के कितना एरिया वो कवर कर रहा है अपॉन में एक उसका क्या टाइम पीरियड है, मतलब एक साइकिल कितने टाइम में वो कवर कर रहा है। और अगर यही आरएमएस वैल्यू की बात करें कि आरएमएस कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन एक्स टी का, तो वो होता है एरिया ऑफ वन साइकिल ऑफ एक्स स्क्वायर टी। जैसे ऊपर हम लोग एक्स टी ले रहे थे, वैसे यहीं पे हम लोग फंक्शन का स्क्वायर करते हैं। उस स्क्वायर किए हुए फंक्शन का एरिया एक साइकिल में और टाइम पीरियड, और इन सब को हम लोग अंडर रूट में लिख देते हैं। इसीलिए इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और फिर ये रूट लिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं साइनसॉइडल वोल्टेज या फिर साइनसॉइडल करंट की। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया है सबसे पहले कि आई टी इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने एक साइन का कर्व बना लिया है, जिसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स और पॉजिटिव साइड में, और अगर यही नेगेटिव साइड में देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस का आई मैक्स। तो अगर यहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू देखें, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूले में पढ़ा था, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ वन साइकिल ऑफ एक्स टी अपॉन में टाइम पीरियड। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, आई टी का एक साइकिल में कितना एरिया आएगा अपॉन में टाइम पीरियड। और एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ रखा है। एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेट कर देना उतने टाइम पीरियड के लिए, जितना भी एरिया निकालना है वहां तक उसको इंटीग्रेट कर देना। तो वही हमने किया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे 0 से 2 पाई तक टोटल टाइम पीरियड है, और तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक बार इसको तोड़ सकते हैं 0 से पाई के बीच में और फिर पाई से 2 पाई के बीच में। तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, और फिर एक बार 0 से पाई आई टी डी टी प्लस पाई से 2 पाई आई टी डी टी। और आई टी की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने लेट तो कर ही रखी है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो वही रख दी हम लोगों ने आई मैक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ पे भी रख दी। और क्योंकि 0 से पाई के रीजन में आई मैक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आई मैक्स साइन ओमेगा टी लिया हम लोगों ने। और पाई से 2 पाई में आई मैक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा माइनस का आई मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी पाई से 2 पाई तक। अब सिंपली हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है कॉस ओमेगा टी। आई मैक्स क्योंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का होता है इंटीग्रेशन, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ का तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी पाई से 2 पाई माइनस का कॉस ओमेगा टी 0 से पाई, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको हमने इधर कर लिया, और ये वाला माइनस है तो इसको इधर रख लिया हम लोगों ने। फिर अब हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, तो cos 2 पाई माइनस का cos पाई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपर लिमिट रखी तो माइनस का cos पाई, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसलिए cos 0। फिर यहाँ पे 2 पाई हमको पता ही है, cos 2 पाई होता है +1, cos पाई होता है -1, और फिर से cos पाई जो है -1 है, और cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो वो सब हम लोगों ने रखा, तो यहाँ पे हमारा आता है 4 × I max/2 पाई। तो जिसके बाद अगर हम लोग देखें तो आई एवरेज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 I max
अपॉन में पाई, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट क्या होती है, 2 इंटू उसका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में पाई। तो अगर ऐसे ही हम लोग v ले लेंगे, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो ये हमारी v एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग साइनोसॉइडल वोल्टेज ले रहे हैं तो v एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, v एवरेज इज इक्वल टू 2 मैक्स अपॉन में पाई। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था एवरेज वैल्यू निकालना साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज का। अब हम लोग देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं साइनोसॉइडल करंट या फिर वोल्टेज का। तो यहाँ पे भी वही किया, आई टी हम लोगों ने लेट कर लिया, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और हमको फॉर्मूला पहले से ही पता है कि जो भी फंक्शन दिया उसका स्क्वायर का एरिया निकालते हैं एक साइकिल में अपॉन में टाइम पीरियड 2 पाई। यहाँ पे क्योंकि साइन का फॉर्मूला है, साइन का फंक्शन है, इसलिए 2 पाई यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया डायरेक्टली। हमको पता है कि अगर हम लोग आई मैक्स को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो भी ग्राफ बनेगा वो आई मैक्स स्क्वायर होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब ये जो नेगेटिव साइकिल था पाई से 2 पाई का जो साइकिल था, अब वो भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया है। तो यानी कि दोनों की वैल्यू जो है अब आई मैक्स का स्क्वायर है। तो अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एरिया निकालना है तो जैसे मैंने सिंपली बताया कि उतने रीजन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ ये हमारा टाइम पीरियड है 1 अपॉन में टाइम पीरियड यानी 1 अपॉन में 2 पाई, फिर 0 से 2 पाई तक का हम लोगों ने आई स्क्वायर टी को इंटीग्रेट कर दिया। अब आई स्क्वायर टी को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आई मैक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब क्योंकि हम लोगों को साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब या फिर साइन स्क्वायर थीटा का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो हमको पता है कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 आ जाता है। तो बस सिंपली वही किया है हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 डी ओमेगा टी लिख दिया है। और आई मैक्स जो है वो कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आए। फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी हो गया, कॉस 2 ओमेगा का टी का हो गया साइन 2 ओमेगा टी, और क्योंकि 2 था आगे कांस्टेंट था इसलिए 2 अपॉन में हो गया, जैसा इंटीग्रेशन में सिंपली होता है। 12th में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। ये 0 से 2 पाई इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट है। फिर जब हम लोग वैल्यूज रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो हम लोग देखेंगे कि आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो आई मैक्स अपॉन में √2 आ गई। यानी कि अगर कोई साइनोसॉइडल करंट दिया है तो उसकी जो आर एम एस वैल्यू है कि ये मैक्सिमम वैल्यू को अगर √2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो भी पीक वैल्यू है उसको अगर √2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग वी आर एम एस भी निकाल सकते हैं तो वो भी यही आएगा वी मैक्स अपॉन में √2। यानी कोई भी अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है उसका आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो बस उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2 कर दीजिए। अब कुछ टर्म्स है जैसे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, या तो कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है या फिर कई सारे टर्म्स लेके 10 मार्क्स पे भी पूछ देता है। जैसे हो गया फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू से। तो आरएमएस वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला आई। अगर हम लोग करंट की बात करें तो यहाँ करंट का फॉर्म फैक्टर निकाले तो यहाँ पे लेंगे हम लोग आई मैक्स अपॉन में √2, और एवरेज वैल्यू भी पिछले निकाला था 2 इंटू आई मैक्स अपॉन में पाई। तो आई मैक्स कट गया, तो ये सब जब सॉल्व किया तो आया सिंपली 1.11। तो यानी फॉर्म फैक्टर आ गया हमारा 1.11। अब पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन की अपॉन में उस फंक्शन की आरएमएस वैल्यू। तो बस किसी की भी अगर वोल्टेज के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे हो जाएगा वी मैक्स, अगर करंट पूछा गया है तो आई मैक्स हो जाएगा, और आरएमएस वैल्यू हम लोग को पता ही है वी मैक्स बाय में √2 होती है, और आई करंट के लिए आई मैक्स बाय में √2 होती है। तो ये कट जाएगा, तो देखा जाए तो ये √2 आंसर आ जाएगा पीक फैक्टर। तो अब मैं आप लोगों को एक जनरल फंक्शन लेके, करंट का फंक्शन लेके आप लोग को बता दूं कि अगर आपके पास एक जनरल साइनोसॉइडल करंट फंक्शन दी हुई है, करंट दी हुई है, जनरल एसी करंट दिया हुआ है, तो उसमें कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है ये मैं बता देती हूँ। तो ये जो साइन के या फिर कॉस से पहले लिखा होता है इसको हम लोग मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू बोलते हैं। यानी आई एम क्या हो गया, मैक्सिमम और पीक वैल्यू। और ये जो ओमेगा लिखा होता है ये सिंपली कुछ नहीं होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है।
हमको पता ही ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2π। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो वो 2πf हो जाएगा बस। तो ऐसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन सब में क्या, कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती। टी जो है वो टाइम डिनोट करती है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेरिवेशन कर डिराइव करने के लिए एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग फंक्शन दे देते हैं और फिर डिराइव करने के लिए कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर सेमेस्टर क्वेश्चन है। तो वो क्या कहता है कि डेरिवेशन ऑफ एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज आउटपुट। मतलब ये बोलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है उसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालो। तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर जो है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। और हाफ वेव क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब वो साइकिल का सिर्फ फर्स्ट हाफ जो होगा, वेव का जो फर्स्ट हाफ होगा उसी को रेक्टिफाई करता है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक साइनोसॉइडल हम लोगों ने एक फंक्शन दिया, मतलब साइनोसॉइडल वोल्टेज दिया जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर से होके गया। तो आउटपुट क्या मिला, उसका एक हाफ रेक्टिफाई हो गया और एक हाफ जो नेगेटिव हाफ था वो जीरो हो गया। फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट हाफ रेक्टिफाई हो गया और जो नेगेटिव हाफ था वो फिर से जीरो हो गया। तो ये आता है आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कैसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, यही हम लोगों का क्वेश्चन है मेनली। तो अगर हम लोग इसका एवरेज वैल्यू निकालें तो हम लोगों को पता है कि एवरेज वैल्यू होती है 1 में टाइम पीरियड इनटू एरिया। एरिया हमको पता है कि इंटीग्रेशन होता है उस वहाँ से वहाँ तक का, उसका एक टाइम पीरियड में कितना कितना इंटीग्रेशन हुआ वही एरिया होता है। तो अगर देखें तो 0 से 2π वी डी ओमेगा टी। अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहेंगे इस फंक्शन में तो 0 से पाई तक वी डी ओमेगा टी लिख सकते हैं और ये पाई से 2π तक 0 इंटू डी ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि वो जो फंक्शन है जो v है वो वी एम साइन ओमेगा टी है, वही तो है। तो उसको हम लोग लिख देंगे कि 1/2π 0 से पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और जो दूसरा वाला टर्म है ये तो जीरो ही हो गया, प्लस का जीरो। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी। तो यानी और वी एम कॉन्स्टेंट है तो वी एम बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी 0 से पाई तक। फिर हम लोगों ने एक बार पाई रखा, एक बार जीरो रखा, तो वैल्यू जो आई वो अब आई है हमारी वी एम अपॉन में पाई। यानी कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज का अगर एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो आएगा वी एम अपॉन में पाई, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में पाई। यही अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आरएमएस का हमको फिर से फॉर्मूला पता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी स्क्वायर करते हैं पहले, मतलब फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, फिर उसका एरिया निकाल के टाइम पीरियड से डिवाइड करके अप अंडर रूट कर देते हैं। तो वही किया, वी स्क्वायर डी ओमेगा टी 0 से 2π 1 में टाइम पीरियड 2π। फिर हमको पता है 0 से पाई तक वो वी स्क्वायर मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी हो गया, और ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा तो ये 0 हो गया। अब हमको क्योंकि पता है कि वी मैक्स जो है वो कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर मैक्स हम लोगों ने इधर बाहर निकाल दिया, अंडर रूट से भी बाहर निकाल दिया, तो वी मैक्स बाहर आ गया और अंडर रूट 2π बाहर आ गया। अब ये अंडर रूट के अंदर क्या है, 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। जैसा पिछले मैंने बताया था कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। वही फॉर्मूला बस यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ क्या आया 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 डी ओमेगा टी का 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन। तो अब यही 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने सिंपली। तो इंटीग्रेशन करके आया 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया ओमेगा टी, और cos 2 ओमेगा टी का क्या हो गया sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहाँ पे कांस्टेंट था। फिर जब वैल्यू रखी तो हमारा कट पिट कर आ गया वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन में 2, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका अपॉन में 2। यानी कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू निकाली जाए तो वी मैक्स अपॉन में 2 आता है, और अगर यही एवरेज वैल्यू निकाली जाए तो वो आता है वी एम अपॉन में पाई। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ गिवन वेव फॉर्म। मतलब ये जो वेव फॉर्म दी हुई है इसकी एवरेज, आरएमएस, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर सब कुछ निकालना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है सेमेस्टर में न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर हम लोग ये देखें तो एक तरीके से ट्रायंगुलर साइनोसॉइडल वेव है, ट्रायंगल की तरह से है। और अगर देखें तो 1 साइकिल कहाँ से है कहाँ तक है, 0 से 4 सेकेंड तक जो है वो हमारी एक साइकिल चल रही, क्योंकि उसके बाद फिर से वो रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। और क्योंकि हम लोग को पता है, अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है ए बी, तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो यहाँ पे y क्या है, y पे है वी टी, तो वी टी लिख दिया। m मतलब स्लोप होता है, तो अगर स्लोप देखें तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या है 10 और चेंज इन x क्या है 1, यानी कि स्लोप कितना आ गया 10 अपॉन में 1, स्लोप आया है 10 अपॉन में 1, यानी कि वी टी इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे x है तो x मतलब टी एक्सिस, तो वी टी इज इक्वल टू 10t। ये हमारी इक्वेशन आ गई है ए बी की, इसको याद रखिएगा, अभी आगे इस क्वेश्चन में काम आएगा। सबसे पहला हमको पता है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया ऑफ कर्व फॉर 1 साइकिल, उस कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है उस एक साइकिल के लिए अपॉन में टाइम पीरियड। तो अगर हम लोग देखें तो ये ट्रायंगल है, ये दोनों ही ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम लोगों ने वही किया हाफ, और बेस अगर देखें तो 2 है, पूरा बेस का जो लेंथ आएगा वो 2 आएगा, तो हाफ बेस और हाइट क्या आ रही है 10, तो हाफ बेस इंटू हाइट। और क्योंकि ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, तो इंटू 2 कर दिया हम लोगों ने। और टाइम पीरियड क्या है 0 से लेके 4 तक, तो अपॉन में 4। इन सबको सॉल्व किया तो एवरेज वैल्यू सिंपली हमारी 5 वोल्ट आ गई। बहुत सिंपल है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ उस कर्व के अंडर में एरिया निकालना होता है। अब ऐसे ही आरएमएस वैल्यू निकालनी है हमको। तो अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू देखें तो हमको क्या करना रहता है, जो भी फंक्शन दिया रहता है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट में निकालना रहता है एरिया। तो वी स्क्वायर टी डी टी हो गया, और हमको पता है अभी हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन निकाली वी टी की कि वी टी क्या होती है, तो वी टी हमारी यहाँ से आई थी ना 10t, तो बस वही उसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वी टी की जगह पे 10t स्क्वायर, 10t का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग देखें तो ये एक लाइन है, सिर्फ और सिर्फ 10t जो है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। हम लोगों को निकालना कितने लाइंस के अंडर में, 1 2 3 और 4, 4 लाइनों के अंडर में हम लोगों को एरिया निकालना। इसीलिए यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और टाइम पीरियड कितना है 4, तो 4 4 कट गया, और 0 से 1 तक हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। फिर जब इंटीग्रेट किया तो फिर सारा कुछ टी स्क्वायर, यहाँ पे 10t स्क्वायर क्या हो गया, 10t का होल स्क्वायर क्या आ गया 100t स्क्वायर आ गया, 100 बाहर किया तो फिर 10 आ गया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय में 3, 0 से 1 तक। फिर जब वैल्यू रखी तो 10 अंडर रूट 1/3 आ गया, यानी 10 अपॉन में अंडर रूट 3, यही हमारी आरएमएस वैल्यू आ गई सिंपल से। और हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट 0 से 1 क्यों ली है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए ली है क्योंकि अगर हम लोग फिगर में देखें तो एक लाइन का जो लिमिट है वो 0 से 1 तक ही है। ये जो लाइन है 10t की, तो इसका ए बी का जो लिमिट है वो 0 से 1 तक ही है। फिर हम लोगों ने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम लोगों ने 10t लिया है और 0 से 1 ही लिमिट ली है। बस ये हो गया, तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू हमारी आ गई 10/√3। फिर अब हम लोग को फॉर्म फैक्टर निकालना है। हमको पता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हम लोगों ने निकाली 10/√3, एवरेज वैल्यू निकाली 5, तो डिवाइड कर दिया, सब कुछ आ गया यहाँ पे 1.154। फिर वैसे ही पीक फैक्टर निकालना है। पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। हम लोग अगर अपना ग्राफ देखें तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या है ग्राफ में, मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है, तो बस वही यहाँ पे रख दिया है हम लोगों ने। तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, फिर तो अंडर रूट 3 आ गया। बस यही आंसर थे, यही निकालना था हमको। बस सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं सेमेस्टर में, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सारे क्वेश्चंस को
अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और जितना मैंने पढ़ाया है उनको, तो बस आप लोगों का सारा कुछ रेडी हो जाएगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कैसे आती है या फिर कैसे निकाला जाता है, तो एक एक करके वो देख लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन फॉर एवरेज पावर इन अ सिंगल फेज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली सबसे पहले लेट कर लिया है कि क्योंकि एसी की बात कर रहे हैं तो इसलिए V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये उसका ग्राफ है। I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, उसका ये ग्राफ है। तो ऐसे ही ये लेट कर लिया हम लोगों ने, और क्योंकि सिर्फ हमारा सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है, तो वो लगा लिया हम लोगों ने। V तो पता ही है, वी एम साइन ओमेगा टी, और I करंट फ्लो हो रही है। हमको पता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो बस उसी को रख दिया। V की वैल्यू है वी मैक्स साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, फिर वी एम आई एम को एक तरफ कर लिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। और फिर से वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, वो रख दिया। अब अगर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई में 2 माइनस का वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा 2 अपॉन में 2। क्योंकि हम लोगों को एवरेज पावर निकालना है, ये सिंपल पावर है, क्योंकि हम लोगों को एवरेज पावर निकालना है, इसलिए हमको क्या चाहिए होगा, इस टर्म का भी एवरेज माइनस में इस टर्म का भी एवरेज। तो वही किया हम लोगों ने, पी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वी मैक्स आई मैक्स अपॉन में 2 माइनस एवरेज ऑफ वी मैक्स आई मैक्स अपॉन में 2 कॉस 2 ओमेगा टी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर कॉस का फंक्शन इवन में है, मतलब कॉस 2 ओमेगा टी है या फिर कॉस 4 ओमेगा टी है, या फिर कोई भी ऐसा है जो कि 2 के मल्टीपल में कॉस का फंक्शन है, तो उसका एवरेज हमेशा 0 आता है। ये चीज़ आपको आगे भी मिलेगी, तो इसलिए यहीं से याद करना शुरू कर दीजिए कि अगर इस फंक्शन का हम लोग अगर एवरेज निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ का एवरेज जो है वो 0 हो गया। वी मैक्स आई मैक्स का एवरेज जो है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है एक तरीके से देखा जाए, तो उसका एवरेज वही आएगा, क्योंकि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका एवरेज निकालेंगे हम लोग तो वो तो वही आएगा ना। तो वी मैक्स आई मैक्स अपॉन में 2, अगर हम लोग 2 को तोड़ना चाहे तो उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर वी आर एम एस लिखेंगे तो वी एम बाई में √2 होगा, और आई आर एम एस लिखेंगे तो आई एम बाई में √2 होगा। तो बस वी एम बाई में √2 को वी आर एम एस लिख दिया, आई एम बाई में √2 को आई आर एम एस लिख दिया, सिंपल सा। तो पी एवरेज की वैल्यू आ गई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखें तो हमको पता था कि हमारा जो V था वो था एक साइनोसॉइडल, तो यानी अगर V देखा जाए तो वी एम साइन ओमेगा टी था, तो ये हम लोगों ने बना लिया। वैसे ही अगर हम लोग करंट को देखें तो करंट या तो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे एक छोटी मान रखी है, लेट कर रखी है। तो करंट भी हमारा एक वो था, साइनोसॉइडल ही था, यानी कि 0 से पाई तक ये भी वेरी करेगा और फिर 2 पाई तक ऐसे नेगेटिव में वेरी करेगा। तो ये हमारी हमने करंट मान लिया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यानी कि क्योंकि P जो है, पावर जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वी एम यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे आई एम भी पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जो है ये भी पॉजिटिव में आएगी। और क्योंकि यहाँ पे ये भी माइनस का वी एम है और ये जो है ये माइनस का आई एम है, इसलिए दोनों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और पावर जो है इतने में भी, मतलब पाई से 2 पाई में भी पावर पॉजिटिव ही आएगी। तो इसीलिए ये हमारा ऐसे ग्राफ बन के आएगा, यानी कि P V, और अगर I का हम लोग ग्राफ देखें टाइम के रिस्पेक्ट में तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बार देख लीजिए आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। V भी साइनोसॉइडल था वो बना दिया, I भी साइनोसॉइडल था वो बना दिया, फिर क्योंकि P पावर जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए वो दोनों ही हाफ साइकिल्स में पॉजिटिव आया है। अब अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखें तो बहुत सिंपल सा है कि V जो था, V भी साइनोसॉइडल था तो उसी जगह पे, मतलब V जो था वो वी एम साइन ओमेगा टी था, I जो था वो था आई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका भी
फेज जो था ओमेगा टी था, इसका भी जो फेज था वो ओमेगा टी था, दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं था, इसलिए दोनों ही कोफेजल हो जाएंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में वी होगा उसी डायरेक्शन में आई भी होगा। तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। अब हम लोग इसमें देखेंगे इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर होगा, एक इंडक्टर कॉइल होगी। तो ये हमारी एक इंडक्टर कॉइल हो गई, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, क्योंकि एसी है इसलिए इसको ऐसे डिनोट करेंगे, तो V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मान लिया हम लोगों ने, और आई करंट फ्लो कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो लेट कर लिया हमने V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू माइनस का L डी आई बाई डी टी होता है, हम लोगों ने 12th में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो V इज इक्वल्स टू माइनस का L डी आई बाई डी टी, तो V की जगह पे हम लोगों ने रख दिया वी एम साइन ओमेगा टी, और माइनस का L डी आई बाई डी टी ले लिया। फिर अगर हम लोग यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो डी आई की वैल्यू क्या आएगी, वी एम अपॉन में L इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, और जब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी आई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को आई मिल जाएगा, तो वही हम लोगों ने किया, डी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू वी मैक्स, और एल जो है कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। फिर वही चीज़ की, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई आ गया, वी मैक्स बाय एल वैसे ही रहा, और माइनस साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस का कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ से क्योंकि ओमेगा जो है कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा को बाहर निकाल लिया, तो क्या आया, वी मैक्स अपॉन में ओमेगा एल माइनस का कॉस ओमेगा टी, और क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो इसलिए हमने वी मैक्स अपॉन में ओमेगा एल को लेट कर लिया आई मैक्स, और क्योंकि हम लोग को पता है कि माइनस का कॉस ओमेगा टी जो होता है वो होता है साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू, तो बस माइनस का कॉस ओमेगा टी को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू से। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 देखें तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय टू से पीछे है, यानी कि पाई बाय टू एंगल से पीछे है। तो यानी कि अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखेंगे और मान लेते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो करंट क्या होगा, वो पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री पीछे होगा वोल्टेज से। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अगर इस डायरेक्शन में होगा तो I जो है वो पाई बाय टू डिग्री पीछे होगा हमें। तो ये हमारा फेजर डायग्राम आ गया प्योरली इंडक्टिव लोड के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें तो सिंपल सा एक कैपेसिटर होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, यानी कि क्योंकि एसी सर्किट है, और एक करंट फ्लो हो रही होगी उस कैपेसिटर से। तो हमने लेट कर लिया V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, हमको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो अगर यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू देखें तो C इंटू वी, Q इज इक्वल टू C इंटू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। फिर हमको ये भी पता है कि जो करंट होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, यानी कि Q को T के टर्म्स में अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो करंट आ जाएगा, तो वही हमने किया। तो करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और Q की वैल्यू क्या है, सी वी मैक्स साइन ओमेगा टी, यानी कि इसको टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया इस पूरे टर्म को। तो सी वी मैक्स जो था वो कांस्टेंट था तो वो बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी होता है, और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था इसलिए वो भी बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट थी इसलिए इसको हम लोगों ने आई मैक्स सेलेक्ट कर लिया। तो ये आई मैक्स हो गया हमारा, तो यानी करंट का क्या आ गया हमारे पास स्टेटमेंट, आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन ये हो गई। और कॉस ओमेगा टी जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और वी क्या था हमारा, वी था वी एम साइन ओमेगा टी था। तो अगर हम लोग देखें तो आई जो है वो पाई बाय टू एंगल आगे है, यानी कि इसमें हमारा आई आगे होगा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे V बनाते हैं तो I जो है वो पाई बाय टू एंगल आगे होगा, यानी कि अगर V हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो पाई बाय टू आगे हमारा करंट होगा, यानी कि एक कैपेसिटिव लोड के केस में करंट हमेशा 90 डिग्री से लीड करती है वोल्टेज को।
अब हम लोग देखेंगे, अब हम क्योंकि हम लोगों ने एक एक करके प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव लोड देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे अब सीरीज आरएल सर्किट, मतलब आर और एल एक साथ। तो वही है हमारा, आर है इसमें एक है, मतलब एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग को पता है ये सीरीज में वोल्टेज अलग अलग डिवाइड होता है और करंट सेम जाता है, इसलिए करंट आई मान ली हम लोगों ने, और वोल्टेज यहाँ पे वी आर है और इंडक्टर यहाँ पे वी एल है। तो वही हो गया। तो अगर हम लोग देखें, हम लोग को पता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। यानी अगर रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप, तो वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर हो जाएगा। यही हम लोग अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे तो वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। एक्सेल का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। तो वो हम लोग ने लिख लिया, वी एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा एल। अब अगर हम लोग नेट वोल्टेज निकालें, क्योंकि देखा जाए तो वी जो है वी आर और वी एल का फेजर सम है, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और फेजर सम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा एल स्क्वायर। यानी अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये लिख दिया, वी आर अभी हम लोगों ने निकाला था आई आर था तो वो रख दिया, वी एल निकाला था आई एक्सएल वो रख दिया। फिर सारा कुछ जब सॉल्व किया तो हम लोगों ने देखा कि आई बाहर आ गया, फिर अंडर रूट में क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है इम्पीडेंस, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया v इज इक्वल्स टू आई जेड। यानी कि अगर हम देखते हैं, हमको पता है कि अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब अगर हम लोग करंट को यहाँ ऐसे इसका फेजर बनाते हैं, तो जो वोल्टेज वाला वी आर होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वो उसी फेज में होगा, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टर में ना ही वोल्टेज लीड करता है ना ही करंट लीड करता है, दोनों ही सेम फेज में होते हैं। यानी रेजिस्टर का वोल्टेज जो है वो करंट के सेम डायरेक्शन में होगा। और हमको ये भी पता है कि जो इंडक्टर का करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज से। तो यहाँ पे हम लोगों ने करंट तो बना ही लिया है, तो इसलिए हम लोग ये दिखाएंगे कि इंडक्टर का जो वोल्टेज जो वीएल है वो लीड करेगा पाई बाय 2 से, क्योंकि इंडक्टर का जो करंट होता है वो पीछे रहता है, लैग करता है वोल्टेज से। तो वही हम लोगों ने दिखा दिया, यहाँ पे वोल्टेज है तो इंडक्टर का जो करंट है, इंडक्टर में करंट भी वही है और रेजिस्टर में भी करंट वही है, तो इसीलिए ये आई यहाँ पे अगर है तो वी एल हमारा 90 डिग्री आगे बनेगा और वी आर तो उसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर तो ये पाई बाय 2 हो गया। और अगर हम लोग नेट निकालें तो v जो आया है v इज इक्वल्स टू आई जेड, ये नेट है हमारा आई एक्सएल और वी आर का, आई एक्सएल और वी आर का, क्योंकि ये नेट है तो यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ऐसे तो निकालते हैं नेट हम लोग, फेजर सम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने फाई एंगल मान लिया, तो टेन फाई अगर देखा जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, वी एल, तो यहाँ पे वी एल रख दिया और बेस क्या है, वी आर। तो वी एल की वैल्यू क्या होती है, आई एक्सएल, वी आर क्या है, आई आर। आई आई कट गया तो टेन फाई की वैल्यू हमारी आ गई एक्सएल अपॉन में आर, यानी कि फाई की वैल्यू हमारी आ गई टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्योरली रेजिस्टिव के केस में आई जो है वो वी के फेज में आ रहा था, और प्योरली इंडक्टिव के केस में क्या हो रहा था, आई जो है वो 90 डिग्री पीछे था, वी से 90 डिग्री लैग कर रहा था वोल्टेज से। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आर भी है और एल भी है, यानी प्योर एक रेजिस्टर भी है एक इंडक्टर भी है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आई होगा वो 90 से 0 के बीच में कुछ एंगल होगा, उससे पीछे होगी वोल्टेज से। यानी एक फाई एंगल होगा जो कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, उस एंगल से लैग कर रही होगी वोल्टेज से। क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज पहले ही मान लिया v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पे जो हमारा आई आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, क्योंकि रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है इसलिए माइनस फाई आया, माइनस का फाई आया है। अगर यही कैपेसिटिव लोड होता तो उसमें क्या होता है, करंट जो है वो लीड करता है। यानी अगर कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड यानी आरसी लोड होता, आरसी सर्किट होता, तो यही प्लस का फाई आ जाता। अभी आगे आप लोग देखेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। और हमको पता है
कि P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, तो बस वही सिंपली रखा, V की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, फिर वही मैक्स इन दोनों को एक तरफ कर लिया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस का हाफ कॉस ए प्लस बी। तो ये सब जब सॉल्व किया तो P एवरेज क्या आया हमारा, तो हमारा P की वैल्यू क्या आई, वो आई वी एम इंटू आई एम कॉस फाइव अपॉन में टू माइनस का 1/2 वी एम आई एम कॉस टू एमेगा टू माइनस फाइव। तो मैंने आप लोग को पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर कॉस का इवन फंक्शन वाला अगर हमारे पास ग्राफ होता है, यानी कॉस टू एन थीटा के फॉर्म में अगर कोई हम कॉस टू थीटा के फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन होता है तो उसका एवरेज हमेशा जीरो होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हमारा जीरो हो जाएगा, इसका एवरेज जीरो हो गया, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है इसलिए इसका एवरेज यही हो जाएगा। तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू वी एम आई एम कॉस फाइव अपॉन में टू, फिर से हमने टू को तोड़ दिया रूट टू में, तो हमारा पी एवरेज आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब जैसे हम लोगों ने पिछला आर एल सर्किट देखा था, अब हम लोग सीरीज आर सी सर्किट देखेंगे सेम तरीके से। तो आर और सी है, इसमें हमको पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अगर आर के अक्रॉस देखेंगे तो आई आर आएगा, अगर सी कैपेसिटर के अक्रॉस देखेंगे तो आई इंटू एक्स सी आएगा। फिर से नेट वोल्टेज क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस का वी सी का स्क्वायर अंडर रूट में, वी आर को रिप्लेस कर दिया आई आर से, वी सी को रिप्लेस कर दिया आई एक्स सी से, फिर आई बाहर आ गया, और ये दोनों क्या, ये क्या है हमारा, यही हमारा इम्पीडेंस होता है जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई जेड हो गया। ये सेम चीज वही है जो मैंने पिछले डेरिवेशन में समझाई थी। तो अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम देखें तो जैसे इसमें क्या होगा कि अगर I इस डायरेक्शन में है तो जो रेजिस्टिव वोल्टेज होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। मगर कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री से आगे होता है, 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है, इसीलिए कैपेसिटिव वोल्टेज को हम लोगों ने 90 डिग्री पीछे बना दिया, क्योंकि करंट आगे होता है कैपेसिटेंस में, इसीलिए इसको π/2 पीछे बना दिया। मगर क्योंकि इसमें रेजिस्टिव और कैपेसिटिव दोनों है, यानी कि नेट वोल्टेज जो होगा वो कुछ फाई एंगल यानी 90 से 0 के बीच में एक एंगल होगा, उससे लैग कर रहा होगा करंट से। लैग तो करेगा क्योंकि कैपेसिटर है, वोल्टेज तो लैग करेगा, इसमें करंट तो लीड करनी ही करनी है क्योंकि कैपेसिटर यूज हुआ है, मगर π/2 से ना होके एक फाई एंगल से होगा क्योंकि उसमें रेजिस्टर भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नेट निकाल लिया, V इज इक्वल्स टू आई जेड। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो tan फाई क्या आएगा, tan फाई अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, VC, तो वही लिखा है यहाँ पे VC, और हमारा बेस क्या है IR, तो वही लिख दिया यहाँ पे VR, सॉरी VR, तो VR की वैल्यू IR है, VC की वैल्यू IXC है, तो आई कट गया, तो tan फाई इज इक्वल टू XC बाय में R, XC की वैल्यू हमको पता है 1 में ओमेगा C होती है, तो वही रख दी, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 में ओमेगा CR आ गया। तो अगर यहाँ से हम लोग वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज तो सिंपली हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में लेट किया था वी एम साइन ओमेगा टी, तो वही है, मगर जो करंट है क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों है इसलिए करंट एक लीड तो करेगा मगर 90 डिग्री से ना लीड करके फाई एंगल से लीड करेगा। जैसे कि इंडक्टर और रेजिस्टर वाले केस में जो अभी सीरीज आरएल सर्किट देखा था हमने, उसमें एक फाई एंगल से लैग कर रहा था। ये जो सीरीज आरएल सर्किट था इसमें हमारा जो करंट था वो फाई एंगल से लैग कर रहा था, क्योंकि इंडक्टर के केस में लैग करता है। वैसे ही सीरीज आरसी सर्किट में हम लोग देखेंगे कि फाई एंगल से लीड करेगा करंट। सेम तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा P का वैल्यू जो आ जाएगा, जो पावर आ जाएगी हमारी, वो होगी VI cos फाई। सेम डेरिवेशन है जैसे पिछला था। पहले हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव देखा, फिर एक बार RC देखा और एक बार RL सर्किट देखा। अब हम लोग सीरीज में RLC सर्किट देखेंगे, मतलब तीनों एक साथ। तो वही कि हम लोगों ने एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, उनके अक्रॉस VR वोल्टेज, VL वोल्टेज और VC वोल्टेज है, और जो हमारा टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो V है। और क्योंकि सब सीरीज में इसलिए सब में सेम करंट जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो क्योंकि ये सारे तीनों सीरीज में इसलिए करंट सेम जाएगी। तो
अगर हम लोग वी आर देखें तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर, ओम्स लॉ से। और वैसे ही अगर हम लोग वी एल देखें तो क्या होगी, आई एक्सएल, एक्सएल को लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा एल। फिर वी सी क्या है, आई एक्स सी, तो आई अपॉन में ओमेगा सी। तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखना चाहें तो कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया है कि हमारा करंट इस डायरेक्शन में है, तो हमारा वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए रेजिस्टर वाला, क्योंकि हमेशा जो रेजिस्टिव वोल्टेज होता है वो करंट के सेम डायरेक्शन में होता है। और हमको पता है कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है वी सी, जो कि हम लोगों ने आई एक्स सी निकाला है, वो 90 डिग्री लैग करता है करंट से, यानी करंट जो है कैपेसिटर के केस में लीड करती है, आगे होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने वी सी को 90 डिग्री पीछे बना दिया। और ये भी पता है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है पाई बाय 2 से, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वी एल बना दिया, आई एक्सएल। तो बस यही हमारा फेजर डायग्राम है। यानी कि अगर हम लोग नेट देखें तो हमारा, अगर मान लीजिए वी एल बड़ा है वी सी छोटा है, तो कुछ यहाँ पे नेट वो आएगा वी एल माइनस वी सी। तो यानी कि अगर हम लोग नेट निकालेंगे, नेट फेजर सम निकालेंगे, तो वो कुछ ऐसा आएगा, v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड। तो ये हमारा तो ये हमारा फाइनल वोल्टेज होगा इन सब का मिला के। तो वैसे ही ये हमारा आ गया फाइनल फेजर डायग्राम, यानी कि आई बना लिया सबसे पहले, फिर सेम डायरेक्शन में आर की वजह से जो वोल्टेज था आई आर बना लिया, फिर क्योंकि कैपेसिटिव वोल्टेज लैग करता है इसीलिए उसको पाई बाय 2 पीछे बना दिया, और इंडक्टिव वोल्टेज लीड करता है इसीलिए उसको पाई बाय 2 आगे बना लिया। और इन दोनों का नेट निकाला पहले वी एल वी सी का, मान लिया कि वी एल बड़ा है तो वी एल माइनस वी सी यहाँ पे आ गया। तो अगर देखा जाए तो फेजर सम हमारा वी जो है, नेट जो वी है वो कुछ यहाँ पे आएगा, वी इज इक्वल टू आई जेड। तो ये हमारा फेजर डायग्राम आ गया। अब अगर हम लोग फेजर डायग्राम से देखें तो वी जो है वो क्या है, वो वी आर और वी एल माइनस वी सी का नेट है। तो वही हम लोग ने लिख दिया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी आर की वैल्यू आई आर रख दी, वी एल की वैल्यू आई एक्स एल, वी सी की वैल्यू आई एक्स सी। आई स्क्वायर सब में से कॉमन था तो उसको अंडर रूट के बाहर निकाल के आई रख दिया, तो ये आ गया। और हमको पता है कि ये जो है ये हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको v इज इक्वल्स टू आई जेड कर दिया, आई इंटू जेड। तो अगर हम लोग इस फेजर डायग्राम से देखें तो ये जो फाई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन फाई क्या लिख सकते हैं, वी एल माइनस वी सी अपॉन में आई इंटू आर, मतलब वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, यहाँ पे ये वी आर होगा। तो हम लोगों ने फाई लिख दिया tan इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर। वी एल की वैल्यू थी आई एक्स एल, वी सी की वैल्यू थी आई एक्स सी, वी आर की वैल्यू थी आई इंटू आर। आई सबका कट गया तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स एल माइनस एक्स सी की वैल्यू एक्स पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाय में आर। यानी कि अगर हम लोग पावर फैक्टर एंगल निकालना चाहते हैं, इसी को पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हम लोग पावर फैक्टर एंगल निकालना चाहते हैं तो जो भी एक्स यानी जो भी रिएक्टेंस आए अपॉन में रेजिस्टेंस का tan इनवर्स निकाल लो, वही हमारा पावर फैक्टर एंगल आएगा। और हमको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई होता है, मतलब जो भी ये फाई एंगल आया, पावर फैक्टर एंगल आया, उसका कोसाइन कॉस निकाल लेंगे तो वही हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। तो कॉस फाई निकाल लिया। तो अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में ही तो कॉस फाई क्या है, तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी वी आर अपॉन में ये वी आ गया हमारा, ये नेट वी जो आया था ये। तो नेट वी क्या है, वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो और जेड की वैल्यू हमको पता है यहाँ जो ऊपर निकाली थी, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर रख दिया और वी की वैल्यू हम लोग ने रख दी आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई फिर से कट गया, यानी जो कॉस फाई आया हमारा वो हमारा आया आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग आर बाय में जेड भी लिख सकते हैं क्योंकि यही इम्पीडेंस कहलाता है, यही इम्पीडेंस है हमारा। अब पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पिछले भी पढ़ा है कि v इंटू आई कॉस फाई,
यही पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है। और सिंपली करंट अगर देखे जाए तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो बस वही R की जगह पे Z। तो अगर I निकाले तो I इज इक्वल टू V बाई में Z, और Z की वैल्यू हम लोग पहले निकाल ही चुके हैं, R अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में ओमेगा L माइनस का 1 अपॉन में ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर यही ओमेगा L ये जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाए ओमेगा C से, यानी XL जो है वो बड़ा हो जाए XC से, तो इसका मतलब जो RLC सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो यानी इंडक्टिव ओवर पावर करेगा। इंडक्टिव जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी इंडक्टर की वो ओवर पावर करेंगे कैपेसिटर के प्रॉपर्टीज को। इसीलिए अगर ओमेगा एल बड़ा होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी के, यानी एक्सएल बड़ा होता है एक्स सी के, तो जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इस केस में करंट लैग करती है वोल्टेज से, क्योंकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करती है वोल्टेज से, तो सेम उसी की तरह एक्ट करेगा। और अगर यही ये केस आ जाता है कि ओमेगा एल छोटा हो 1 अपॉन में ओमेगा सी से, यानी एक्सएल छोटा हो एक्ससी से, तो हमारा आरएलसी सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करेगा। उसमें क्या होता है, करंट लीड करती है, यानी वोल्टेज लैग करता है करंट से। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जितना भी हम लोगों ने अभी तक एक एक करके पढ़ा तो उन सबको हम लोगों ने यहाँ सीरीज आरएलसी सर्किट में लगा दिया है। तो अब हम लोग पिछले जितना भी कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ एक बार सब कुछ अच्छे से सारी डेरिवेशंस को एक बार करके देख लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टिव कॉइल अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। मतलब एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई है जो, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टिव कॉइल। मतलब एक सिर्फ और सिर्फ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी प्योरली रेजिस्टर है, और एक कॉइल है जो कि जिसमें रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। जैसे कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर इंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा कि वो आइडियल केस ही होता है कि अगर कोई इंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, या फिर अगर कोई कैपेसिटेंस है तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। हमेशा हर इंडक्टिव कॉइल में एक रेजिस्टर होता है, हर कैपेसिटर में एक रेजिस्टर छोटा सा कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और एक कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। उसका इंडक्टेंस नहीं पता है अभी हम लोगों को, रेजिस्टेंस मगर पता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस of 10 ohm is connected in series with an inductive coil across 200 volt 50 hertz AC supply. The current drawn by the series combination of 10 ampere is 10 ampere, और इन सब से जो करंट आ रहा है वो 10 एम्पेयर है। जो पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आ रहा है वो 10 एम्पेयर है। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी ये जो कॉइल है ये हमारी कॉइल है, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। तो हम लोग को निकालना क्या क्या है, डिटरमाइन इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यानी एल की वैल्यू निकालनी है, पावर फैक्टर कॉस फाई निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल और इसके अक्रॉस जो भी वी एल आएगा वो निकालना है हमको। तो हमको हम लोग अगर देखें इस पूरे अगर सर्किट में अगर देखें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसका 10 और इसका 2। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है ये 10 और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 2, तो टोटल रेजिस्टर क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 12 ओम। और हमको पता है करंट क्या दिया हुआ है 10 एम्पेयर, ये हम लोगों ने भी यहाँ पे लिखा है। और हमको पता है कि वी आर मतलब अगर इस वोल्टेज इस रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिला के अगर वी आर देखें तो वो क्या आएगा आई इंटू आर। तो आई हमको पता है 10 है और आर क्या है तो हम लोगों ने अभी निकाला 12। तो अगर वी आर देखें तो आ जाएगा 120 वोल्ट। और हमको ये भी पता है कि जो वी एस होता है वो आएगा वी आर अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल का स्क्वायर, क्योंकि अभी पिछले हम लोगों ने सारे जितने भी डेरिवेशन की उसमें यही सब पढ़ा है। तो वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल स्क्वायर।
तो अगर यहाँ से वी एल निकालेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट में वी एस स्क्वायर माइनस का वी आर स्क्वायर। तो वी एस क्या दिया हुआ है, वी एस तो 200 वोल्ट दिया ही हुआ है, और वी आर अभी हम लोगों ने निकाला 120 वोल्ट, तो बस वही उन्हीं दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 200 का स्क्वायर माइनस का 120 का स्क्वायर अंडर रूट में, उसको सॉल्व करेंगे तो इंडक्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज आ जाएगा 120 वोल्ट। मगर ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का है, इंडक्टर कॉइल पूरी के नहीं, क्योंकि इंडक्टर कॉइल की अगर बात करें तो उसमें तो ये 2 ओम रेजिस्टर भी तो आ रहा है। तो अभी ये नहीं मानिएगा कि वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज है। कॉइल के अक्रॉस निकालना होगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस आ गया 160 वोल्ट, और वी एल पता ही हम लोग को आई इंटू एक्सएल होता है। तो अगर एक्सएल की वैल्यू निकाले तो वी एल अपॉन में आई, तो वी एल हमने 160 निकाला, आई पता ही है 10, तो ये 16 ओम आ गया। तो यानी एक्सएल की वैल्यू जो है वो 16 ओम है। और इसको एक्सएल को और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल। तो एल क्या आ गया, 16 अपॉन में ओमेगा, ओमेगा को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 पाई एफ, और एफ हम लोग को पहले ही दिया है कि 50 हर्ट्ज है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो 16 अपॉन में 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज। तो अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू यानी इंडक्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो 0.051 हेनरी आएगी। यही हमारा इंडक्टेंस है। पावर फैक्टर अगर हम लोग देखें तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई होता है। अभी पिछला ही मैंने डिराइव किया है कि कॉस फाई को हम लोग आर बाय में जेड भी लिख सकते हैं, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू आती है आर बाय में जेड, और आर निकाला था 12 और जेड हम लोग निकाल सकते हैं नेट, क्योंकि एल हम लोगों को एक्सएल पता चल गया 16 और आर है 12, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट में कर दिया, तो ये हमारा इम्पीडेंस है। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 12 अपॉन में अंडर रूट का 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर। इसको हम लोग सारा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6, और क्योंकि इंडक्टिव कॉइल यूज हुई है इसलिए लैगिंग। यही अगर कैपेसिटेंस होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते लीडिंग, क्योंकि करंट जो है वो लैग करती है इंडक्टर में, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लैगिंग लिख दिया। यही अगर कैपेसिटर होता तो उसमें करंट क्या करती है, लीड करती है, तो हम लोग को लीडिंग लिखना पड़ता। मतलब जो लैगिंग और लीडिंग होता है वो हम लोग करंट के हिसाब से हमेशा लिखते हैं आंसर में। अब क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल पूछा है, यानी इस पूरे के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो VC इज इक्वल्स टू आई इंटू इसके अक्रॉस का कितना इम्पीडेंस है। तो अगर इसके अक्रॉस का इम्पीडेंस देखें तो इसका R जो है 2 स्क्वायर प्लस में इसका जो XL है 16 का स्क्वायर, तो वही हम लोगों ने रख दिया। तो VC इज इक्वल्स टू आई की जगह पे 10, इन दोनों का रखा तो अंडर रूट में 260 आ गया। तो जो कॉइल के क्रॉस वोल्टेज आया है वो ये आ गया 161.245 वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग का सीरीज पूरा कंप्लीट होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया। वैसे ही हम लोग पैरेलल RLC सर्किट देखेंगे। RLC सर्किट देखें तो यही हम लोगों ने किया, एक R एक L और एक C को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स ले लिया है और एक करंट I, क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो देखा जाए तो जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही एल के अक्रॉस है, उतना ही सी के अक्रॉस है, यानी जो हमारा VS है वो सेम VR है, वही VL है, वही VC भी है, मगर पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो अगर I यहाँ से आ रहा है तो कुछ IR में जाएगा, कुछ IL में जाएगा, कुछ IC में जाएगा। और हमको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, यानी R इज इक्वल्स टू V अपॉन में IR। अगर यानी R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में उसके अक्रॉस कितनी करंट फ्लो हो रही है, IR फ्लो हो रही है, तो V अपॉन में IR। यही अगर XL की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन में IL, जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। यही अगर XC की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन में जो भी कैपेसिटर से करंट जा रही है IC। तो हमको पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाले तो ये नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस ऐसे डॉट डॉट अपॉन में 1 अपॉन में RN, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो वही किया हम लोगों ने, 1 अपॉन में Z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में XL माइनस 1 बाय में XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला है। तो ये हमारा आ गया।
तो अगर यहाँ से हम लोग z देखें तो z इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1/z था ना, तो इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 में अंडर रूट 1 में आर स्क्वायर प्लस 1 में एक्सएल माइनस 1 में एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि करंट फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट क्या आ जाएगा। अगर हम लोग आरएलसी सर्किट में करंट देखें तो ये जो भी ये आई एस है ये किस में डिवाइड हो रही है, आई आर, आई एल और आई सी में। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन के फॉर्म में कि आई एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस में आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर, क्योंकि ये रेजिस्टिव है और ये दोनों जो है रिएक्टिव लोड है। तो आई एस अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस में आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। तो वही आई आर की वैल्यू रख दी हमने वी बाय में आर, आई एल की वैल्यू में रख दिया वी बाय में एक्सएल, आई सी की वैल्यू वी बाय में एक्सी, यही तो ऊपर निकाला था अभी हम लोगों ने। तो ये सब जब सॉल्व किया तो आई एस जो आएगा हमारा, वी सारे में से कॉमन है, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वी बाहर आ गया, तो ये जो बाकी बचा हुआ है वो जेड का इम्पीडेंस का फॉर्मूला है, तो वही रख दिया हम लोगों ने। तो अगर हम लोग आरएलसी सर्किट का, पैरेलल आरएलसी सर्किट का अगर फेजर डायग्राम देखें तो सेम सीरीज आरएलसी सर्किट की तरह होगा, यानी कि जो भी वोल्टेज है उसको यहाँ बना लिया, तो हमेशा जो रेजिस्टेंस का जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के सेम फेज में होता है, तो वही हुआ, वोल्टेज बना लिया और यहाँ पे आई आर बना दिया, और क्योंकि कैपेसिटर का करंट लीड करता है इसलिए उसको π/2 आगे बना दिया, और इंडक्टर का करंट लैग करता है इसलिए उसको π/2 पीछे बना दिया। और अगर मान लेते हैं हम लोग कि IC बड़ा है तो यहाँ पे आ गया IC माइनस IL, तो हमारा जो नेट करंट फ्लो होगा वो यहाँ, जो नेट करंट आएगा हमारा वो यहाँ कुछ यहाँ पे आएगा। अगर यही IL बड़ा मान लेते हैं हम लोग तो नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, IL माइनस IC, तो इसकी वजह से जो हमारा नेट फेजर सम आ जाएगा वो आ जाएगा I यहाँ पे, यानी कि अगर कैपेसिटिव बड़ा है, कैपेसिटिव लोड जो है वो हमारा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उस केस में करंट लीड करें, जो नेट करंट होगा वो लीड करेगा वोल्टेज से, और अगर इंडक्टिव लोड हमारा बड़ा है तो जो करंट है वो लैग करेगा हमारा वोल्टेज से। तो बस यही इन दो कंडीशन में फेजर डायग्राम है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट था उसके केस में हम लोग ने ये लिया था कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और करंट सेम है, और जो पैरेलल आरएलसी सर्किट है उसके केस में हम लोगों ने ये लिया था कि वोल्टेज सेम है और करंट डिवाइड हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उसी हिसाब से फिर फेजर डायग्राम भी हमने बनाया है, जिसमें वोल्टेज सेम है उसमें वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया, पैरेलल में वोल्टेज सेम था इसलिए इसमें हम लोगों ने वोल्टेज को रेफरेंस माना है, और करंट को लीड या लैग कराया है इंडक्टर और कैपेसिटर के हिसाब से, और क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है इसलिए हम लोगों ने करंट को रेफरेंस माना था। इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सीरीज में किसको रेफरेंस मानेंगे, सीरीज में उसको रेफरेंस मानेंगे जो उसमें कांस्टेंट है, सीरीज में क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है इसलिए करंट को रेफरेंस माना, और पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है इसलिए वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया। बस सिंपल सा यही है। अब कुछ टर्म्स हैं पावर के, उनको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एपरेंट पावर क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। एपरेंट पावर को ही हम लोग टोटल पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल पावर क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट की RMS वैल्यू और वोल्टेज की RMS वैल्यू का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको एपरेंट वैल्यू बोलते हैं। इसकी यूनिट किलो वोल्ट एम्पेयर, इसकी यूनिट किलो वोल्ट एम्पेयर होती है। एपरेंट पावर को टोटल पावर भी बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या एक टर्म होता है, ट्रू पावर। ट्रू पावर क्या होता है, जो भी एपरेंट पावर है उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हाँ उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, तो इसको हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं। द ट्रू पावर इन एन AC सर्किट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एपरेंट पावर बाय द पावर फैक्टर। और रिएक्टिव पावर क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग VRMS को और IRMS को यानी जो भी एपरेंट पावर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन फाई से, और फाई क्या है, वो वोल्टेज और करंट के बीच का सिंपल एंगल होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो भी एंगल है
उसको साइन फाई से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका साइन निकाल के हम लोग एपरेंट पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा रिएक्टिव पावर आ जाता है। तो इसकी यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर है ना, इसलिए इसको हम लोग kVAR भी बोलते हैं इसकी यूनिट को। तो रिएक्टिव पावर इज ऑब्टेन्ड बाय एपरेंट पावर by multiplying apparent power with the sign of angle between voltage and current। तो अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ट्रू पावर है यह हमारा फाई है। तो अगर हम लोग देखें तो जो एपरेंट पावर होता है वो नेट होता है रिएक्टिव और ट्रू पावर का। अब हम लोग पिछला जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ लोड ड्रॉस करंट ऑफ 10 एम्पेयर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, यानी कि हम लोग को आई दिया हुआ है 10 एम्पेयर और पावर फैक्टर क्या दिया हुआ है, कॉस फाई जो है वो 0.8 दिया हुआ है। व्हेन कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, और वोल्टेज भी दे दिया है 100 वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रियल, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, यानी हम लोगों को रियल पावर, जिसको हम रियल पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर निकालनी है। हमको पता है रियल पावर क्या होता है, ट्रू पावर। ट्रू पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाई। वोल्टेज क्या दिया हुआ है 100, तो 100 का 100, और करंट क्या दिया हुआ है 10, और कॉस फाई क्या था 0.8, तो वही बस पावर हमारा आ गया 800 वॉट। ऐसे रिएक्टिव पावर क्या होता है, VI साइन फाई, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्योंकि कॉस फाई हमको पता है तो उससे साइन फाई निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो वही सारा रख दिया, तो साइन फाई की वैल्यू 0.6 आ गई। तो बस रिएक्टिव पावर निकाल लिया, VI साइन फाई, V 100 था, I 10 था, साइन फाई 0.6 था, तो हमारा रिएक्टिव पावर आ गया 600 VAR, क्योंकि रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रू पावर का जो यूनिट होती है वो वॉट में होती है, रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो VAR होती है, और जो एपरेंट पावर की होती है वो VA होती है, वोल्टेज एम्पेयर में होती है। तो यहाँ पे एपरेंट पावर पूछा है तो S इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो सिंपल होता है, ना ही इसमें कॉस फाई होता है ना ही इसमें साइन फाई होता है। तो V हमारा 100 था, I 10 था, तो S इज इक्वल्स टू आ गया 1000 वोल्टेज एम्पेयर। भी पता है कि कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है हमारा R बाय में Z, अभी पीछे पढ़ा था। तो R इज इक्वल्स टू Z कॉस फाई, और Z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में I, ओम्स लॉ से। तो Z इज इक्वल्स टू V अपॉन में I लिख लिया। V हमको 100 दिया हुआ था, I हमको 10 दिया हुआ था, तो R इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 10, और कॉस फाई पता ही था 0.8, तो फिर R इज इक्वल्स टू 8 ओम आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद। तो हमने सब कुछ निकाल लिया, रियल पावर भी निकाल लिया, रिएक्टिव पावर भी निकाल लिया, एपरेंट पावर भी निकाल लिया, और रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। यही सारी चीज़ें पूछी हुई थी। बस ऐसे ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता है। अब एक टर्म होता है पावर फैक्टर, उसकी कभी कभी डेफिनेशंस पूछ लेती है। इसकी कई डिफरेंट डेफिनेशंस है, तो उन सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसका अगर कॉस निकाल दो तो वही पावर फैक्टर होता है। और क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग वो बनाते हैं इम्पीडेंस का, अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो अगर आर यहाँ है और एक्स ऐसे है, एक्स हमेशा आर को 90 डिग्री से लीड करता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आर यहाँ बना लेते हैं तो एक्स 90 डिग्री होगा, और जेड क्या होता है, एक्स और आर का नेट होता है। तो हम लोग अगर इस ट्रायंगल में देखें तो कॉस फाई क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो आर बाय में जेड, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय में जेड। यही तो पावर फैक्टर होता है। यानी कि पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस। मतलब रेजिस्टेंस से इम्पीडेंस का जो रेशियो होगा वही पावर फैक्टर होगा। और यही अगर हम लोग पावर के केस में देखें तो ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर का जो नेट होता है वो एपरेंट पावर होता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो कॉस फाई क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ट्रू पावर और हाइपोटेन्यूज क्या है एपरेंट पावर, तो कॉस फाई इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन में एपरेंट पावर। तो यही पावर फैक्टर की ये भी एक डेफिनेशन हो गई। तो यही तीनों डेफिनेशन मेनली होती है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक सीरीज RLC सर्किट ले लिया, एक R, एक L और एक C, तीनों सीरीज में।
एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिससे की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। हमको पता ही है कि इम्पीडेंस क्या कैसे निकालते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में, तो Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, एक्सी की वैल्यू 1 में ओमेगा सी होती है, वही रख दिया। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये नोट डाउन कर लीजिए, रेजोनेंस मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी जितना भी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है तो उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो बस वही कर दिया हम लोगों ने। फॉर रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, यानी ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 में ओमेगा सी। ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf, तो क्योंकि रेजोनेंस की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर लिख लिया है, तो 2πf r इंटू एल, यहाँ पे भी 1/2πf r इंटू सी। फिर जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया थोड़ा बहुत, यानी 2π इसको यहाँ ले आए, तो एफ आर और एफ आर को यहाँ ले गए, तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2π का होल स्क्वायर अपॉन में एल सी इंटू एल सी। तो एफ आर इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट एल सी। यही हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यही हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यही अगर 2πf r, अगर 2π इधर लेके चले जाएं तो 2πf r इज इक्वल टू 1 में एल अंडर रूट एल सी, तो ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मगर ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है अगर देखा जाए तो। और क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, तो अगर हम लोग इम्पीडेंस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी रख दे तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी जेड इज इक्वल टू सिंपली आर आ जाएगा। यानी अगर रेजोनेंस का केस है तो जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से होगा, इंडक्टर का और कैपेसिटर का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? नेट रिएक्टेंस इज जीरो, यानी ये जो रिएक्टेंस है वो नेट जीरो होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज जेड इज इक्वल टू आर, जो नेट इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर की वजह से होता है सिर्फ। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम, और क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होके ये जीरो हो गया, यानी कि इम्पीडेंस जो है हमारा वो एकदम कम हो गया, सबसे कम जितना हो सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आर की वजह से हमारा इम्पीडेंस है, यानी इम्पीडेंस बहुत कम हो गया। और क्योंकि इम्पीडेंस कम हो गया और हमको पता है V इज इक्वल टू आई जेड होता है, तो अगर I निकाले तो V बाय में Z है, तो I जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z आएगा, यानी अगर Z बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा और अगर Z घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो क्योंकि Z घट जा रहा है हमारा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होने की वजह से ये कट जा रहा है और Z घट के R हो जा रहा है, तो क्योंकि Z डिक्रीज कर रहा है इसलिए करंट मैक्सिमम हो जाती है। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम, और क्योंकि ना ही इंडक्टिव बचा है ना ही कैपेसिटिव बचा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव बचा है, इसलिए वोल्टेज जो है वो करंट के फेज में होगा, यानी रेजोनेंस के केस में वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में होते हैं, क्योंकि एक्सएल एक्सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम एंड इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के सेम फेज में होगा। और ये भी होता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होगा, यानी क्योंकि हमको पता है कि कॉस फाई ही हमारा पावर फैक्टर होता है, और कॉस फाई को हम लोग क्या लिखते हैं? आर बाय में जेड, और यहाँ पे तो जेड की वैल्यू भी तो आर ही है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर जो है रेजोनेंस के केस में 1 हो जाता है। अब हम लोग अगर देखें तो एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। हाँ, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो भी इंडक्टर के अक्रॉस आया वही कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, इसीलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यही सारी रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज थी, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज पूछता जरूर है। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर सीरीज रेजोनेंस अकरिंग इन अ आरएलसी सर्किट। मतलब एक आरएलसी सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकालना देखेंगे, बैंडविड्थ निकालना देखेंगे और क्वालिटी फैक्टर निकालना देखेंगे। तो हमको पता है सीरीज आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस का जो इक्वेशन है वो यही आ जाएगा हमारा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और हमको पता है
कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाय में जेड होता है, तो वही रख दिया वी अपॉन में जेड। और वी बाय में जेड होता है, तो अगर हम लोग आई का फ्रीक्वेंसी से अगर कर्व देखें तो क्या ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रेंड होता है कि पहले वो इंक्रीज करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी एफ आर एक ऐसी वोल्टेज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे आई मैक्सिमम होता है और जिसके बाद वो फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है, यानी आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है। तो अगर हम लोग और जहाँ पे भी आई एम की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर हम लोग देखें तो आई एम अगर यहाँ पे है तो आई एम की वैल्यू 1/√2 कुछ यहाँ बीच में आएगी, तो 1/√2 जहाँ पे भी आएगी तो ये दो जगह पे अगर इसको ऐसे हम लोग डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो एक F1 पे भी आई एम बाय में √2 आएगा, एक F2 पे भी आई एम बाय में √2 आएगा, यानी ये दोनों जो है ये हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। जहाँ पे करंट की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो F1 और F2 हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो F1 पे इम्पीडेंस क्या आएगा, Z1 आएगा। Z1 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में I1। तो I1 की वैल्यू हमको पता ही है कि F1 पे क्या है, IM बाय में √2 है, तो V अपॉन में IM बाय में √2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो √2 V बाय में IM, और V बाय में IM क्या होता है हमारा, Z होता है। V बाय में IM क्या होता है हमारा रेजोनेंस के केस में R होता है, तो Z1 इज इक्वल टू √2 इंटू R। ऐसे ही F2 पे अगर इम्पीडेंस देखेंगे तो Z2 इज इक्वल टू वी बाय में I2 आ जाएगा। I2 की वैल्यू भी आई एम बाय में √2 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी आई एम बाय में √2 ही वैल्यू है। तो अगर फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो √2 V अपॉन में आई एम आ जाएगा। V अपॉन में आई एम हमारा R है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Z2 इज इक्वल टू √2R। और हमको ये भी पता है कि अगर F1 पे Z1 देखें तो वो आएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि XL माइनस XC इज इक्वल्स टू X है, इसको पूरा हम लोग X मान लेते हैं, तो Z1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में R² प्लस X²। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करें तो आ जाएगा हमारा √2R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में R² प्लस में X²। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2R² इज इक्वल्स टू R² प्लस X²। तो R² इज इक्वल्स टू X² आ जा रहा है, तो R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का X आ जाएगा हमारा। जब भी हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो प्लस माइनस का X आ जाएगा। हम लोग लेट कर ले अगर कि XL जो है वो XC से छोटा है तो R की वैल्यू माइनस X आ जाएगी, तो माइनस R इज इक्वल्स टू X, और X की वैल्यू क्या थी, XL माइनस XC ली थी ना हम लोगों ने पीछे, तो माइनस R इज इक्वल्स टू XL माइनस XC। XL की वैल्यू ω1L, अगर हम लोग ω1 पे ले रहे हैं तो XL की वैल्यू ω1L और XC की वैल्यू 1 में ω1C। फिर इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। फिर हम लोग उसमें वही जो नॉर्मल रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला नहीं होता है कि अब माइनस बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC अपॉन में 2 है, तो वही फॉर्मूला लगाया है, उससे सॉल्व करने पे हमारा ओमेगा की वैल्यू ये आएगी। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी -R बाय में 2L प्लस माइनस अंडर रूट R² अपॉन में 4L² प्लस 1 बाय में LC। R अपॉन में 2L को लेट कर लिया हमने अल्फा, तो क्या हो गया माइनस का अल्फा प्लस माइनस, ये अल्फा स्क्वायर है प्लस माइनस का अल्फा स्क्वायर, और ये हमको पता ही है कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोगों ने ओमेगा R का स्क्वायर मान लिया। फिर सिमिलरली अगर ऐसे हम लोग ω2 पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ पे माइनस का R बाय में 2L आया था, यहाँ पे प्लस का R बाय में 2L आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही सेम होगा। तो अगर हम लोग देखें जो हम लोगों ने पीछे ग्राफ बनाया था, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो रीजन है ये पूरा हमारा डेल्टा ओमेगा है। तो डेल्टा ओमेगा क्या होता है, ω2, ये जितना भी ω2 है उसमें से ω1 अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये इतना बीच का हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा डेल्टा ओमेगा है। तो अगर डेल्टा ओमेगा हम लोग निकालना चाहें तो ω2 माइनस ω1, और ω2 ω1 में से माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है,
अल्फा हम लोगों ने लेट किया था कि R अपॉन में 2L, तो वही बस यहाँ पे रख दिया, अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू R अपॉन में 2L, 2 कट गया तो हमारा डेल्टा ओमेगा क्या आ गया, R बाय में L। यही जो डेल्टा ओमेगा है, यही पूरा जो है हमारा, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये तो ओमेगा की फॉर्म में बैंडविड्थ आ गई। अगर यही हम लोग ओमेगा को लिख दे 2 पाई डेल्टा एफ, तो यहाँ से अगर डेल्टा एफ की वैल्यू निकालेंगे तो R अपॉन में 2 पाई L, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोल देते हैं। और अगर इस फिगर से हम लोग देखें तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू आएगी FR में से ये जितना भी है डेल्टा एफ बाय में 2, डेल्टा एफ बाय में 2, यानी क्योंकि ये डेल्टा एफ पूरा है तो उसका हाफ अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा F1। और अगर वही डेल्टा एफ बाय में 2 प्लस कर देते हैं FR में, इतनी यहाँ से यहाँ तक में अगर यहाँ से यहाँ तक प्लस कर देंगे तो पूरा F2 आ जाएगा हमारा। तो FR इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू FR प्लस डेल्टा एफ बाय में 2। यही दोनों तो हमारे हाफ पावर पॉइंट्स थे, तो यही हमारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आ गई। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है कि क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FR यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में डेल्टा एफ यानी कि बैंडविड्थ। मतलब रेजोनेंट, अगर हम लोग क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला देखें तो वो आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने निकाली थी 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC, और बैंडविड्थ भी निकाला था R अपॉन में 2 पाई L। इन सबको सॉल्व किया तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन में R अंडर रूट L बाय में C। यही हमारे फॉर्मूले। ये पूरा डेरिवेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने समझाने की बहुत पूरी कोशिश की है। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। क्योंकि इन्हीं सारे फॉर्मूले पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना नहीं होता, आपको यही फॉर्मूले रखने हैं और सिंपली सारे आपके आंसर आ जाएंगे। इसी के बेस पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी आगे कराया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सीरीज RLC सर्किट कंसिस्ट ऑफ R 100 ओम, यानी R दिया हुआ है 1000 ओम, L दिया हुआ है 10 मिली हेनरी एंड C दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC, L भी दिया हुआ है C भी दिया हुआ है, सब रख दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी फैक्टर फिर पूछा है हम लोगों से सर्किट का क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो क्वालिटी फैक्टर पूछा है, तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है 1 अपॉन में R अंडर रूट का L बाय में C। हमको R भी दिया हुआ है 1000 ओम, L भी दिया हुआ है 100 मिली हेनरी, इसलिए 10 के पावर -3। C भी दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड, तो इसीलिए 10 की पावर -6। सब सॉल्व किया, चुपचाप हमारा क्वालिटी फैक्टर आ गया 0.1। अगर यही अब हम लोग देखें लोअर हाफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्या बोलते यानी हाफ पावर पॉइंट पूछ रहा है लोअर वाला, तो वो ओमेगा 1 होता है। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा R माइनस का डेल्टा ओमेगा बाय में 2। तो वही हम लोगों ने निकाला है ओमेगा R 1 अपॉन में अंडर रूट LC, और डेल्टा ओमेगा क्या था R बाय में L, वही सब रख दिया तो हमारा ओमेगा 1 आ गया। इसी में प्लस कर देते हैं इस माइनस की जगह पे, तो हमारा अपर हाफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और बैंडविड्थ का तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है कि डेल्टा एफ इज इक्वल टू R अपॉन में 2 पाई L। इन सबको सॉल्व कर दिया, सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता है, बस कैलकुलेशन। और कैलसी तो अलाउड ही होती है एग्जाम में, कैलसी लेकर जाइएगा, सिंपल वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में वोल्टेज और करंट के क्या रिलेशंस होते हैं वो देखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्टार कनेक्टेड सिस्टम से। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है कि 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एक एंड से, और बाकी उन लोग के एक एक एंड जो होते हैं वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे एक है तो इसको हम लोग R बोलते हैं, दूसरे को Y बोलते हैं और तीसरे को B बोलते हैं, और इन तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, हमेशा याद रखिएगा। R Y B क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है 120 डिग्री का
एंगल होता है तीनों के बीच में। तो ये हमारा है स्टार कनेक्टेड। ये जो करंट होती है इसको हम लोग IL यानी लाइन करंट बोलते हैं। और ये जो है ये RN जो है हमारा आर फेज से लेके न्यूट्रल तक, ये हमारा एक न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। तो आर से लेके जो एन तक है वो एक फेज कहलाता है। वैसे ही वाई से लेके एन तक जो है वो दूसरा फेज, और बी से लेके एन तक जो है वो तीसरा फेज कहलाएगा। और ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है। तो अगर देखा जाए तो ये लाइन टू लाइन हो गया, फिर ये एक लाइन टू लाइन हो गया, फिर ये और ये एक लाइन टू लाइन हो गया। जैसे मैंने पूरा डायग्राम में सब कुछ आपको डिनोट किया है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन करंट है वही फेज करंट है, क्योंकि ये तो है यहाँ जा रही है। तो यानी कि डायग्राम से देखा जाए तो IL इज इक्वल्स टू I फेज होता है। स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है। ये एकदम आप लोग गार्ड बांध लीजिएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको तो बहुत काम आने वाला है आगे। ये आगे आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, लाइन करंट, फेज करंट, डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। और जो बाकी ब्रांचेस के उनको भी अभी आगे आने वाली यूनिट्स में ये बहुत काम आएगा। और अगर ऐसे ही हम लोग देखें फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा फेज है और ये न्यूट्रल है, तो इसी को हम लोग फेज वोल्टेज बोल रहे हैं। तो V फेज क्या हो गया हमारा, VRN, मतलब R और N के बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वही हमारा फेज वोल्टेज है, क्योंकि यही तो फेज है। तो V फेज इक्वल्स टू VRN, वैसे ही VYN, वैसे ही VBN, तो यही हमारा फेज वोल्टेज है। लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या है, तो R और Y के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज बोलते हैं, इसी को लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। और Y और B के बीच में भी ये लाइन टू लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है उसको भी हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और B और R के बीच में ये जो B है और ये जो R है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है ये भी लाइन टू लाइन वोल्टेज है, इसलिए इसको भी लाइन वोल्टेज बोलते हैं। यानी लाइन वोल्टेज क्या हो गया हमारा, VL इज इक्वल टू VRY इज इक्वल टू VYB इज इक्वल टू VBR। RY को क्या लिख सकते हैं, VRN माइनस VYN। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VRY क्या आ जाएगा, VRN और VYN का फेजर, एक तरीके से फेजर इक्विवेलेंट निकाला है इन्होंने। तो VRY है हमारा VRN माइनस VYN, तो वही निकाला है VRN का स्क्वायर प्लस VYN का स्क्वायर प्लस 2 VRN VYN cos फाई। फाई यहाँ पे 60 डिग्री होता है, ये याद रखने की चीज़ है, थोड़ा सा याद कर लीजिए, आप लोग की डेरिवेशन ईजी हो जाएगी। तो क्योंकि VRN VYN VRN VYN हर जगह ये तीनों ये इक्वल है, तो इन सबको इक्वल रख दिया। तो V फेज का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी फेज और cos 60 जो होता है 1/2 होता है, तो ये 2 कट गया, तो अंडर रूट में आ गया 3V फेज का स्क्वायर। तो V फेज बाहर आ गया, तो V लाइन इज इक्वल टू V फेज इंटू अंडर रूट 3। तो यानी स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का अंडर रूट 3 टाइम्स होता है, और लाइन करंट फेज करंट के सिंपली इक्वल होती है। अब ऐसे ही हम लोग डेल्टा कनेक्शन देखेंगे। तो अगर हम लोग डेल्टा कनेक्टेड सर्किट देखें तो हमको पता है डेल्टा ऐसा कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, तो उनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो सिंपली वही, तो इसमें क्या हो गया, आर ये है, ये वाई है, ये बी है, ये आर पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और ये एक लाइन करंट है, तो इसको आई आर बोल दिया, इसको आई वाई बोल दिया, इसको आई बी बोल दिया। और अगर हम लोग देखें तो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वही आर और वाई जो फेज वोल्टेज है उनके इक्वल है। तो अगर हम लोग देखें फिगर से तो VL इज इक्वल टू V फेज आ रहा है, यानी कि इसके केस में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के इक्वल होती है। तो यानी जैसे स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के इक्वल थी, वैसे ही डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होती है। अब यही अगर R पे हम लोग KCL लगा दें तो KCL कैसे लगता है, जितनी भी इनकमिंग करंट है उस पॉइंट पे इज इक्वल्स टू जितनी भी आउट गोइंग करंट है। तो अगर हम लोग देखें तो IR आ रही है और IBR भी आ रही है और IRY जा रही है, तो वही लिख दिया हमने, IR प्लस IBR इज इक्वल टू IRY। तो IR इज इक्वल टू IRY माइनस का IBR, इसका फिर हम लोगों ने फेजर सम का फॉर्मूला लगा दिया,
तो IRY का स्क्वायर प्लस IBR का स्क्वायर प्लस 2 इंटू IRY IBR cos 60 डिग्री। क्योंकि ये जो IR है यही हमारी लाइन करंट भी है तो इसको IL लिख लिया। R और Y के बीच में जो करंट है वही हमारी फेज करंट है, और B और R के बीच में भी जो करंट है उसी को हम लोग फेज करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बस सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, R की जगह पे L लिख दिया, RY और BR की जगह पे I फेज लिख दिया। तो ये सब जब सॉल्व किया तो हमारा आया IL इज इक्वल्स टू I फेज इंटू √3। यानी डेल्टा के केस में जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के √3 टाइम्स होता है, और जो वोल्टेज होता है लाइन का और फेज का वो दोनों इक्वल होता है। और यही हमारा स्टार के केस में उल्टा होता है, उसमें करंट इक्वल होते हैं लाइन और फेज के, और वोल्टेज दोनों के अनइक्वल होते हैं। जो वी लाइन होता है वो वी फेज के अंडर √3 टाइम्स होता है। अब ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुकी है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आ चुकी है कई बार। कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं वो देख लेंगे हम लोग। मतलब जो भी 3 फेज सिस्टम होता है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज देखा था, तो उसके तो सिंपल फॉर्मूले थे कि V इंटू आई कॉस फाई हो गया था हमारा ट्रू पावर, और एपरेंट पावर हो गया था सिर्फ V और I, और रिएक्टिव पावर था VI साइन फाई। मगर ये 3 फेज की अगर कहीं भी 3 फेज लिख जाए तो हम लोगों को ये फॉर्मूले लगाने होते हैं। तो अगर हम लोग ट्रू पावर की बात करें और लाइन करंट और वोल्टेज के टर्म्स में अगर बात करें तो √3 से मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर ट्रू पावर ले रहे हैं तो वो होगा √3 VL IL cos फाई। मगर अगर ये फेज के टर्म्स में लेंगे तो क्योंकि 3 फेज होते हैं इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज इंटू कॉस फाई, और जैसा यूनिट होता था ट्रू पावर का हमेशा से वॉट आती थी वही वॉट हो गई। और एस जो है अपेरेंट पावर वो क्या हो जाएगी, अगर लाइन के केस में लेंगे तो वही सिंपली जैसे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म्स में लेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और Q अगर देखें तो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर क्या होता है VL IL साइन फाई था सिंगल फेज के केस में, और 3 फेज के केस में क्या होगा, अगर लाइन वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लेंगे तो इंटू √3 होगा, और अगर फेज वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लेंगे तो 3 V फेज I फेज साइन फाई। इसका भी यूनिट सिंपल वोल्टेज एम्पेयर रिएक्टेंस होता है। सिंगल जैसे हम लोगों ने पीछे सिंगल फेज के बारे में एक न्यूमेरिकल देखा था पावर के लिए, वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे 3 फेज के में देख लेते हैं। ये सिंपली हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सिंगल फेज, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसको सिंपल हम लोग 3 फेज की तरह सिंगल फेज की तरह लेकर काम करेंगे, अगर मेंशन है तो वो जो भी मेंशन है उसके हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ 12 + j9 ओम इज कनेक्टेड टू 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई। यानी एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है, उसका ये कुछ इम्पीडेंस दिया, मतलब आर ये है, जे के साथ जो भी रहता है वो रिएक्टेंस रहता है, और बिना जे के साथ जो रहता है मतलब जो भी रियल रहता है वो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई से, यानी कि हम क्योंकि फेज वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि फेज वोल्टेज नहीं सॉरी क्योंकि डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, यानी कि हमको पता है कि जो भी फेज वोल्टेज होगा और लाइन वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होता है डेल्टा कनेक्शन में। तो गिवन क्या है, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 400, और इम्पीडेंस क्या दिया हुआ है 12 + j9, तो उसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया 12 का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये हमारा z आ गया 15 ओम। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो Z में ये हमारा R है, ये हमारा X है, तो पावर फैक्टर अगर हम लोग निकालने चले तो cos फाई इज इक्वल टू R बाय में Z होता है। R हमारा 12 है और Z अभी अभी हम लोगों ने निकाला 15 ओम आया है, तो cos फाई इज इक्वल टू R बाय में Z, यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू 12 बाय में 15 इज इक्वल टू 0.8 आ गया हमारा पावर फैक्टर। और क्योंकि डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है तो जो लाइन करंट होगा वो √3 इंटू फेज करंट होगा हमारा, और तो यानी आई लाइन इज इक्वल टू √3 वी फेज अपॉन में जेड, आई फेज की वैल्यू रख दी हम लोगों ने वी फेज अपॉन में जेड, तो वी फेज हमको 400 दिया हुआ था 400, जेड हमने 15 अभी निकाला इंटू √3, तो ये हमारा आई लाइन आ गया, लाइन करंट आ गई। अब
पावर ड्रॉन की बात हो रही, अगर सिंपल पावर की बात हो रही होगी तो यानी कि ये लोग बात कर रहे हैं ट्रू पावर की। तो पावर ड्रॉन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। तो √3 V लाइन था हमारा 400, I लाइन अभी हम लोगों ने निकाला 46.19, cos phi भी अभी हम लोगों ने निकाला है 0.8। तो बस वही हमारे सबको सॉल्व करके 25.28 किलोवाट आ गया। रिएक्टिव वोल्ट एम्पेयर यानी कि यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात कर रहे हैं ये लोग। तो रिएक्टिव पावर √3 VL/IL sin phi होता है। तो वही सब कुछ cos phi की वैल्यू हमने निकाली थी 0.8, तो उसी से sin phi निकाल लिया। ये sin phi क्या आता है हमारा, अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर phi आता है। तो उसी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो Q इज इक्वल टू 19.2 kVAR आ गया। और टोटल वोल्ट एम्पेयर मतलब ये लोग पूछ रहे हैं एपरेंट पावर के बारे में। तो एपरेंट पावर क्या होती है थ्री फेज के केस में, √3 VL/IL। तो √3 400 इंटू 46.19, तो ये हमारा टोटल आ गया 32 किलो वोल्ट एम्पेयर। तो ये सब कुछ हमने अपना इसमें जितना भी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था उन सबको कवर कर लिया। अगर आप ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपकी इस यूनिट से नहीं छूटेगा, जितना भी एग्जाम में आएगा। So this is all about unit 2 of fundamentals of electrical engineering, या फिर जिसको हम लोग basic electrical भी बोलते हैं। If you like the video, please hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.